नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूं इसमें सामान्य हिंदी का तो प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन का भी इसमें हमने इंक्लूड किया है एक प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को नष्ट किए, क्योंकि इस समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। क्वेश्चन आपका है कि सिंधूर्मी में संधि है। ठीक है, सिंधूर्मी में संधि है, दीर्घ है, यण है, व्यंजन है या फिर स्वर है। जब हम सिंधूर्मी का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंधु धन ऊर्मी। क्या हो जाएगा? सिंधु धन ऊर्मी। ठीक है, सिंधु धन ऊर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, समान स्वर मिलने से क्या होता है आपका? ठीक है, यहाँ पर आपका समान स्वर मिल रहा है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। और दीर्घ स्वर में आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। और स्वर संधि के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाकर के आपका हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा और ये आपका कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसैनी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सौरसैनी से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से आपका क्या होता है? खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। इसी को कौरवी बोली भी कहा जाता है, इसी को आपका सरहिंदी बोली भी कहा जाता है। कौरवी बोली से किसने नाम दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने इनका नाम कौरवी बोली दिया था, या कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता आपका कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ठीक है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। तो देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। आप शब्दों वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। तो गांधी क्या है? एक जाति, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आपके महात्मा गांधी। ठीक, तो गांधी क्या एक जाति को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब इस वाक्य को अगर हम पूरे वाक्य को ध्यान दें तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। ठीक, तो जो गांधी जो कि एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है वो अब किस में बदल गया? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, जो एक जातिवाचक था वो किस में कन्वर्ट हो गया? व्यक्तिवाचक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जातिवाचक से ये व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रहा है। चलिए, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? सा और रा को, सा और रा को, शा और रा को वर्णों को, स्रा और आ वर्णों को। देखिए, ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या होता है कि दो वर्णों को मिलाकर जो हमारा व्यंजन मतलब एक वर्ण तैयार होता है वो आपका संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्रा जो है वो किन संयुक्त वर्णों से मिलकर बना है। तो मैं आपको बता दूं कि स्रा जो है वो आपका सा और रा से मिलकर बनता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास स्रा हो जाता है। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी आपके पास क्या है जो संयुक्त व्यंजन है, और वो कौन है? छा है। ठीक है, छा। इसके अतिरिक्त आपका त्रा है, ज्ञा है। ठीक, छत्रज्ञा और स्रा है। ठीक, कभी भी आप जब मोबाइल से हिंदी में टाइपिंग करते हैं, कोई नाम लिखते हैं और कहीं मान लीजिए कि ज्ञा का प्रयोग करना हुआ या स्रा का प्रयोग करना हुआ, तो फिर पूरी तरीके से इसी पर आधारित होता है किन किन वर्णों को मिलाकर आपका स्रा बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि इंग्लिश फॉन्ट में टाइप कर रहे हैं और हिंदी में लिख जा रहा हो, वो नहीं। जब आपको हिंदी वर्णमाला ही उसमें दिया हो और फिर आपको स्रा लिखना हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसी पैटर्न पर आपका काम करेगा। अगर ज्ञा लिखना है तो ज्ञा के लिए आपको जा और या का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, त्रा के लिए आपको ता और रा का प्रयोग करना पड़ेगा। ता नीचे हलन लगा रहेगा, पहले में आपका हलन लगा रहेगा और दूसरे में आपका पूरा वर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। रमेश की पुस्तक पुरानी है,
पुस्तक जो है वो क्या है आपका, संज्ञा है। और पुस्तक शब्द की विशेषता ये है कि वो पुरानी है, तो विशेषण शब्द इसमें पुरानी हो गया। विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो पुस्तक की बताई जा रही है, तो पुस्तक आपका क्या हो जाएगा, विशेषी हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वही आपका विशेषी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है, ठीक है, घर से में कौन सा कारक है, तो मेरे घर से आपका जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, और जहाँ अलगाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा काल है, अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, या पूर्ण भूतकाल है, या फिर संदिग्ध भूतकाल है। तो पहले आप चारों को समझ लीजिए क्या क्या होता है, कि अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, आसन्न भूतकाल क्या होता है, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, और संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। भूतकाल के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है सामान्य भूत होता है, ठीक है, एक होता है आपका आसन्न भूत होता है, एक आपका होता है पूर्ण भूत होता है, और एक आपका होता है अपूर्ण भूत होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी। इसमें क्या है, तो दे रही थी यानी क्रिया जारी थी, यानी अपूर्ण है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि आपका क्रिया पूरी हो चुकी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, मैं गया था, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि मैं गया हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आसन्न भूत, यानी क्रिया जस्ट अभी, मतलब जो हमारी क्रिया है वो अभी जस्ट खत्म ही हुई है, तो वहां पर आपका आसन्न भूत हो जाता है। नेक्स्ट है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो लेकिन बात भी बहुत करता है, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लेकिन जो शब्द है वो आपका अव्यय है, और ये कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसलिए ये आपका यहाँ पर जो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है कि लेकिन बात भी बहुत करता है, तो जहाँ लेकिन आपका क्या है, अव्यय है, तो ये आपका अव्यय हो जाएगा। और ये कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए नेक्स्ट है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, कटहल, कड़वा, काष्ठग्रह या कंठफल। कटहरा शब्द का जो तत्सम रूप है वो वास्तव में क्या होगा, काष्ठग्रह। अगर हम कटहल की बात करें तो इसका कंठफल होता है। कटहल का आपका क्या हो जाएगा, कंठफल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। देहात, सिफारिश, चश्मा या फिर तारीख। इनमें से जो आपको बताना है कि फारसी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है, तो तारीख जो है वो फारसी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि तारीख जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसके अतिरिक्त देहात, सिफारिश और चश्मा ये तीनों क्या है, आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा, पिशुन, मार या फिर अस्म। तो मार जो है वो आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपने तो सुना होगा, जब बुद्ध के बारे में आप सुनते हैं तो एक मार विजय की मूर्ति भी आती है, अजंता की गुफाओं में आपको मिलेगी देखने को। तो मार विजय मतलब कामदेव पर विजय, तो वही है आपका कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कामदेव का मार होता है, मनसिज भी होता है, अनंग भी होता है, मदन भी होता है। बिडौजा की अगर हम बात करें तो बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची होता है। पिशुन मतलब होता है चुगलखोर, और असम जो होता है वो वास्तव में पत्थर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिवृष्टि का विलोम है, महावृष्ट, लघुवृष्ट, अनावृष्ट या न्यून वृष्ट। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि मतलब
बिल्कुल वर्षा नहीं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी? तो उसे हम अनुपम कहते हैं। इसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो आपका अनुपम होता है। नेक्स्ट है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना है, लाल और पीला रंग डालना। लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोध करना। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ है? गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। बुरी संगत में कलंक लगता है। बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुरी संगत में कलंक लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते हैं कि जो शब्द के आगे प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यु, प्रत्युत या प्रति या प्रा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसमें जो आपका है प्रति हो जाएगा, प्रति उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन उत्धन पन्न, तो इससे होता है प्रति उत्पन्न, और यहाँ पर आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आ, का, इक या इक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका औपचारिक में इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो इस संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधन ग्रहधन आलय, शतधन ग्रहधन आलय, शतधन ग्रहधन आलय या समधन ग्रहधन आलय। आपको बताना है कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समधन ग्रहधन आलय। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद समधन ग्रहधन आलय हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? देखिए अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्विगु है। तो देखिए यथा जो है वो अपने आप में क्या है? अव्यय है, और ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य? इसमें क्या है? सलमा घर जाती है, तो ये आपका एक सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो इसमें सही आपको ऑप्शन डी ही लगेगा कि तुम अपना काम करो। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या फिर कवियत्री। तो देखिए आपका यहाँ पर जो शुद्ध है वो आपका क्या है? अंत्याक्षरी ही शुद्ध है। पूजनीय नहीं होता है बल्कि पूजनीय होता है। ठीक है, तदोपरांत की अगर हम बात करें तो तदोपरांत में आपका क्या हो जाता है? तदुपरांत, तदुपरांत होता है। ठीक, और अगर हम कवियत्री की बात करते हैं तो कवियत्री तो आपको दिखने में ही पता चल जाएगा कि ये गलत लिखा है। इसका होता है कवियत्री। ये हटा दो, ये जो छोटी की मात्रा है इसे हटा दो। ठीक है, चलिए तो आपका अंत्याक्षरी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, वा को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुनें। देखिए पहला और अंतिम तो दिया हुआ है सही जगह पर कि भारतीय गांव से स्टार्ट होगा और करना होगा लास्ट। अब इसमें आपको बताना है कि बीच में पहले या आएगा या रा वाला आएगा या ला वाला आएगा या वा वाला आएगा। तो आप सेट करके देख लें। भारतीय गांव के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो करना होगा तो फिक्स है भारतीय गांव के लिए। ठीक है, तो भारतीय गांव के सुधार के लिए देखिए वाक्य कैसे बनेगा आपका कि भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा।
यानी पहले हम रा लिखेंगे, भारतीय गांव, स्टार्टिंग तो भारतीय गांव के रहेगा ही रहेगा, उसके बाद लिखेंगे सुधार के लिए, फिर उसके बाद रहेगा अभी भारत सरकार को, यानी या अभी भारत सरकार को, और ला फिर रहेगा यानी और राज्य सरकारों को, वाह या रा या ला वाह रहेगा, यानी ये क्रम आपका रहेगा, ये रा या ला वाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रा या ला वाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीभत्स रस का अस्थाई भाव है, शोक है, विस्मय है, जुगुप्सा है या फिर अद्भुत है। बीभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, जुगुप्सा होता है। करुण रस का शोक होता है। नेक्स्ट है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में से किस छंद का प्रयोग हुआ है। सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या फिर सवैया है। तो ये आपका क्या है, चौपाई है। चौपाई की खासियत क्या होती है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, रूपक है, अनुप्रास है, श्लेष है या फिर यमक है। यह आपको बताना है। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, ठीक है, खलन के। तो यहाँ पर देखिए बरछी दो दो बार प्रयोग हो रहा है। एक तो आपका बरछी का अर्थ हो गया शस्त्र, और जबकि बर का अर्थ क्या हो जाता है, पति। ठीक, तो अलग अलग मतलब अलग अलग शब्द है और अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, मतलब एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग अर्थ दे रहा है। एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और अलग अलग अर्थ भी दे रहा है। बरछी मतलब होता है अस्त्र और बर का क्या मतलब होता है, पति। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 7 हैं, 12 हैं, 5 हैं या फिर 8 हैं। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें कांडों की संख्या है 7। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी क्या है। पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या फिर प्राकृति है। हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, जो कि आपका लगभग सब में आता है। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दो और शांत रहना शुरू करो। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, इसका सही शीर्षक क्या है। शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित बनो या क्रोध में अमंगल। तो पढ़ने से आपको क्या लगा, यही लगा कि शांत रहो और सुखी रहो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय, महायोग या फिर शांति। तो इसे महायोग कहा गया है। क्या कहा गया है, महायोग। नेक्स्ट है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना या चीखना चिल्लाना क्या काबू में हो जाता है। तो पाचन क्रिया से जुड़ी चीजें, जैसा कि उपरोक्त गद्यांश में लिखा है।
चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर, या फिर ओजस्वी चेहरे पर। चिंता की लकीरें जो उभरती हैं वो ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। नेक्स्ट है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, विश्वासपूर्वक प्रार्थना करें तो क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक या फिर आधिकारिक। तो ऊपरी दिखावे के लिए हम लोग औपचारिक कहते हैं या कहते हैं औपचारिकता पूरी करनी है। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? काग, एकाक्ष, काक या फिर हरित। तो इसमें जो आपका हरित है वो वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस का मतलब क्या होता है? कौवा होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जिसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, आपको एक वाक्य दे दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें जरूरत नहीं कि वाक्य को बदला जाए, और इसके अतिरिक्त 3 ऐसे हैं कि जिनसे आपको लगता है कि बदला जा सकता है तो आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। अब इसमें सेक्रेटरी लगता है होना चाहिए था, सेक्रेटरी है होना चाहिए था, या कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, या फिर सेक्रेटरी लगा है। तो उसके लिए क्या आंसर सही हो जाएगा आपका? तो उसका भाई सेक्रेटरी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि और कोई है। बदलाव की आवश्यकता थी इसमें क्योंकि ये सेक्रेटरी लगा हुआ गलत लिखा है, बल्कि उसका भाई सेक्रेटरी है होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो। अपरिग्रह कहते हैं, अपरिणित कहते हैं, अभिकारी कहते हैं या अनुरक्त कहते हैं। आप न्योताओं में देखते हैं परिणित लिखा रहता है ना, तो परिणित का मतलब होता है विवाह। तो अपरिणित जिसका विवाह ना हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब सामान्य ज्ञान को हम देखते हैं, क्योंकि हिंदी के साथ साथ अब सामान्य ज्ञान को भी हम लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? विकल्प आपको दिया गया है पाल मरे को, सारा बर्नस्टीन को, पाल लिंच को, या जोनाथन एस्कोफ्रे को। ठीक है, जोनाथन एस्कोफ्रे है। ठीक है, तो किसे बुकर पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो ये जो घोषणा की गई है वो आयरलैंड के लेखक हैं पाल लिंच। ठीक है, पाल लिंच को देने की घोषणा की गई है, और ये कहाँ के लेखक हैं? आयरलैंड के लेखक हैं। उनका जो उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, उसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गाजियाबाद में। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज आपका कानपुर में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1982 में कानपुर स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हुए हैं, धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योत तथा नागटिम्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। कुल्लू घाटी है वो किन 2 पहाड़ों के बीच स्थित है? तो ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। किसके? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? प्रोफेसर गणेशी लाल, रघुवर दास, डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य मलिक या फिर सत्यनारायण जटिया। ठीक है, तो कौन है जिसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो वह है रघुवर दास जी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है कि नवाबगंज है या हस्तिनापुर है या फिर रानीपुर है? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। ये आपका क्या है? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, और इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1986 में की गई थी। 1986 में इसकी स्थापना हस्तिनापुर की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या फिर भृगु को? उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो किसको समर्पित है? तो पहले ये जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा है वो हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो समर्पित है ये
महान संत व्यास को समर्पित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये व्यास को समर्पित है और इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपके भगवान बुद्ध ने क्या किया था, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? रामगंगा, गोमती, वेनगंगा या फिर राप्ती। कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? तो रामगंगा भी गुजरती है, गोमती भी गुजरती है, राप्ती भी गुजरती है, लेकिन जो वेनगंगा है वो आपकी दक्षिण की नदी है। ठीक है, कहाँ की है? तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। तो ये आपका जो वेनगंगा है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? एम्स पटना में, एम्स नई दिल्ली में, एम्स जयपुर में या फिर एम्स देवघर में। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है? तो नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एक जगह है देवघर, वहाँ के एम्स से इन्होंने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध का था, उदयीन का था, बिंबिसार का था या फिर नागा दशक का था? अजातशत्रु जो है वो किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश के बिंबिसार का पुत्र था क्या? कौन? अजातशत्रु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? पाइज है, टेस्ला है, डायोप्टर है या फिर कैंडला है? तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या है? टेस्ला है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? आपका टेस्ला है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 107वां मिला है, 108वां मिला है, 110वां या फिर 111वां? तो भारत को 111वां स्थान मिला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमसे तो अच्छे यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान को दिखा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत जो भाग 9 में है ये सही है, नगर पालिकाएं नौका में है ये भी सही है, सहकारी समितियां जो हैं वो आपका किस में है? नौखा में, ये भी आपका सही है, अधिकरण जो है वो भाग 10 में है, ये आपका गलत है। ठीक है, अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण, ये सही सुमेलित नहीं है। भाग 10 में आपका दल बदल कानून, सॉरी भाग 10 में दल बदल नहीं बल्कि अनुसूची 10 में आपका दल बदल कानून था। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भाग 10 में आपका जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 244 का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर अधिकरण जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, भोपाल में हुआ था, जयपुर में हुआ था या फिर आपका मुंबई में हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही या फिर फतेहपुर? कौन सा जो आपका जनपद है वो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपका फतेहपुर नहीं बनाता है। ठीक है, बाकी तीनों आपके बनाते हैं, जौनपुर भी, भदोही भी, प्रतापगढ़ भी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 27 जुलाई को, 5 अगस्त को या फिर 8 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो यहाँ ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा लद्दाख में। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेड्यूला, सेरेब्रम,
थैलमस या फिर हाइपोथैलमस। तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो मेड्यूला जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर या फिर लखनऊ। तो आपका जो लखनऊ है वो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। नेक्स्ट है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है, प्रोटीन का, वसा का, खनिज पदार्थ का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। आलू में सर्वाधिक आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता और मेलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, नासिक में है, मुंबई में है, औरंगाबाद में है या फिर पुणे में है। तो ये जो दोनों गुफाएं हैं ये कहाँ है, औरंगाबाद में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में या फिर तंजावुर में। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है, ये मदुरई में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन में या फिर लंदन में। WHO जो है उसका मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में है। यदि सरकार द्वारा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं जा सकता वो। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वित्तीय आपात के लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो क्या है आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसे आमतौर पर राजेश टंडन करके संबोधित करते हैं। ज़्यादातर या तो आपको इग्नू में, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर आपको दो ही मिलेंगे, या तो इग्नू या तो आपको राजेश टंडन में पढ़ने वाले विद्यार्थी मिल जाएंगे। मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, स्थिर बने रहेंगे या घट बढ़ सकते हैं। तो उस समय क्या होगा, जब मुद्रास्फीति होता है तो कर की दरों में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने या लुई पास्चर ने। तो किसने किया था उस समय टीके का आविष्कार, एडवर्ड जेनर ने। किसके लिए, चेचक के लिए। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है, रावी नदी पंजाब में, बनास नदी राजस्थान में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में या पेरियार नदी केरल में। जायकवाड़ी बांध की बात कर रहा है तो जायकवाड़ी बांध जो आपको मिलेगा वो मिलेगा गोदावरी नदी पर मिलेगा, और कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तापी, लूनी, नर्मदा या फिर तुंगभद्रा। तो ये नर्मदा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है जबलपुर के निकट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, बिहार करता है, असम नहीं करता है। ठीक है, तो असम जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी, भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने या बिस्मिल अजीमाबादी ने। तो ये किसने किया था, ये किया था बिस्मिल अजीमाबादी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? आर ए फिशर को, पियर्सन को, बोडिंगटन को या ए एल बॉली को? सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है आपके आर ए फिशर। नेक्स्ट है, रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है? रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर, रावी नदी पर या फिर ब्यास नदी पर? तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? ठीक है, 6.4%, 6.8%, 7.4% या 7.8%? कितना है राजकोषीय घाटा? तो 6.4% है। नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से? थॉमस कप जो है वो आपका किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर सिंगापुर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हिंदी प्लस जीएस दो चीज़ों को समाप्त किया। आपको कल से एक वीडियो और मिलेगा जो कि आपके मानसिक अभिरुचि पर आधारित रहेगा और वो पूरा कंप्लीट सिलेबस में करवाऊंगा और ये आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।